यह प्रॉब्लम जेईई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सोल्व इस तरीके से करेंगे कि इसका सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, यानी जो स्टूडेंट तेज है उसको भी पूरा समझ में आए, जो स्टूडेंट एवरेज है उसको भी सॉल्यूशन पूरा समझ में आए, और जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर है, एक फार्मूला भी नहीं जानता है इंटीग्रेशन का, उसको भी पूरा समझ में भी आए, और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले का हम यूज करेंगे वह सभी फार्मूला भी वह स्टूडेंट सीख जाए, यानी समझ में सबको आएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वीडियो को सही तरीके से देखें। अब वीडियो को सही तरीके से देखने का क्या मतलब है, कैसे देखा जाए, जरा इस बात को हम समझाते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे लिखा जा रहा है, किस फार्मूले का यूज किया जा रहा है, इस बात को बताते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लो 1 मिनट के लिए कि स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा गया यह बात समझ गया, यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा गया यह बात भी समझ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा गया यह बात वह नहीं समझ पाया। इस स्टेप से इस स्टेप में तक हम कैसे पहुँचे यह बात वह नहीं समझ पाया। स्टूडेंट प्रायः करता क्या है कि यहाँ से यहाँ कैसे लिखा गया यह बात यदि नहीं समझे तो वीडियो छोड़ के भाग जाता है। वीडियो नहीं छोड़ना है, हो सकता है यहाँ से यहाँ कैसे आए इस बात का एक्सप्लेनेशन आगे मिल जाएगा, ऐसा संभव है। हो सकता है यह स्टेप इस वीडियो में 1 से अधिक बार अपीयर हो रहा हो तो हम किसी एक बार एक्सप्लेनेशन दें। ऐसा भी हो सकता है कि इसको इस स्टेप को समझाने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा वह सॉल्यूशन में आगे अपीयर हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि जब वह अपीयर होगा उस समय में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अभी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, छोड़ के नहीं भागना है। यदि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे यह समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं यह सब समझ में आ रहा है, 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 तो आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। यदि वीडियो खत्म होने के बाद भी इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, वीडियो में अधिकतर बार तो मिल ही जाएगा, लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंत तक नहीं मिला तो एक संभावना है कि जिस समय स्टूडेंट वीडियो देख रहा होगा उस समय इस स्टेप से इस स्टेप को लिखने के दौरान जो बात हम बोले होंगे, जो चीज़ हम बोर्ड पर लिखे होंगे उसको स्टूडेंट ठीक से नहीं सुन पाया होगा, ठीक से नहीं देख पाया होगा। तो एक बार मतलब वीडियो पूरा देख लेने के बाद रिटर्न होना है और इस स्टेप को फिर से देखना है। पूरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप को देखना है, समझ में आ जाएगा। यदि इस स्टेप को दोबारा देखने के बाद भी, ध्यानपूर्वक दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट का दिमाग अभी थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसका दिमाग थोड़ा सा मैथ के तरफ है और थोड़ा सा कुछ दूसरे तरफ है। उसके दिमाग को दूसरे तरफ जितना दिमाग है उसमें से कुछ दिमाग को इधर मैथ के तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी और कलम उठाना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं, इसको ज़रा मिटाते हैं और इस बात को कि कैसे हम दिमाग को दूसरे तरफ से इस तरफ डाइवर्ट करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट दिमाग का, इस बात को ज़रा एग्जाम्पल के सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि स्टूडेंट को इस स्टेप तक समझ में आ गया है,
लेकिन यहाँ के बाद जो हम यह लिखते हैं यह स्टूडेंट के समझ में नहीं आया। तो इस स्टेप के बाद यह स्टेप कैसे लिखे, इसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। यदि हम एक्सप्लेनेशन यह दिए हुए हैं और स्टूडेंट को वीडियो दोबारा देख करके भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब है उसका दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। कॉपी निकालना है, कलम निकालना है और उस पर लिखना शुरू करना है। इसमें है -1, यहाँ है n, यानी n के जगह पर -1। तो इसमें n के जगह पर -1 बैठाएंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ -1। तो हम लिखेंगे dx टू द पावर -1 बाई dx इज इक्वल टू n के जगह पर -1 गुने x टू द पावर -1 यह हो जाएगा -1 गुने x पर पावर -2, x पर पावर -2 को 1/x² लिख सकते हैं। पावर में माइनस रहता है, -2 है तो 1/x टू द पावर 2 लिख सकते हैं। यह हो गया, दैट इज इक्वल टू -1 गुने 1 यानी -1/x², जो कि इसके बराबर आ गया। अब इसके पीछे कारण यह है कि स्टूडेंट का दिमाग अभी उलझा हुआ है, मैथ के तरफ उसका दिमाग कम है। जरा सा कॉपी और कलम उठा करके इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर अटेम्प्ट लेगा तो अपने आप उसको यह स्टेप नजर आने लगेगा और समझ में आ जाएगा। इतने छोटे बातों के लिए जो वीडियो उसके आंखों के सामने है कि उसमें जेईई के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, उस वीडियो को छोड़ करके स्टूडेंट भाग जाता है। थोड़ा कोशिश करो, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, चाहे स्टूडेंट तेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे कमज़ोर हो। तो अब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, इसको मान लिए I। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है कि fx को इंटीग्रेट करना पड़े, लिमिट हो इंटीग्रेशन का a टू b, तो इस fx में x के जगह पर a जोड़ b माइनस x लिख दे। लेकिन dx में x के जगह पर कोई चेंज नहीं, dx dx ही रहेगा। यह लिमिट जो है इंटीग्रेशन का वही रहेगा, सिर्फ एक जगह चेंज, dx को छोड़ के जहाँ कहीं भी x दिखाई पड़ रहा है उस x के जगह पर a जोड़ b माइनस x। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर x वहाँ वहाँ पर 0 + π/4 माइनस x, यहाँ x के जगह पर, इस x के जगह पर। अब 0 + π/4 माइनस x तो π/4 माइनस x हो जाएगा, और 2 को अंदर ले जाके जब गुना करेंगे तो 2 गुने π/4 π/2 हो जाएगा, और 2 गुने x 2x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, इस स्टेप तक कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब होता क्या है कि sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो इधर पावर 4 रहेगा तो इधर भी पावर 4 कर देंगे, इसीलिए इसको हम इतना लिख सकते हैं। थीटा के जगह पर 2x है, थीटा के जगह पर 2x है, तो इधर भी थीटा के जगह पर 2x लगा दिए, और पावर 4 है तो पावर 4 लगा दिए। इसी तरीके से इसको इस फार्मूले का यूज करके हम इतना लिख दिए। और I इज इक्वल टू, यह जो इंटीग्रल मिल रहा है इसको हम 2 नंबर मान लिए। इस 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को जोड़ देंगे तब हमको क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो पहले लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे तो I + I इज इक्वल टू, अब राइट साइड को जोड़ेंगे तो दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल। इस I और I को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2I, और इस दोनों का जोड़ इतना क्यों होगा
उसका एक्सप्लेनेशन है यह स्टेप नहीं है। इधर जगह नहीं था कि एक्सप्लेनेशन लिखे, तो एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिए कि यहाँ से यहाँ कैसे लिखा गया। इस तरीके से x का कोई फंक्शन हो dx हो प्लस फिर इंटीग्रेशन, लिमिट वही हो जो इसमें है a से b, यहाँ पर x का कोई फंक्शन dx, तो इसको हम दोनों को एक साथ fx प्लस dx को नहीं जोड़ेंगे, dx एक बार ही लिखेंगे। dx को छोड़ के जो fx है, dx को छोड़ करके जो gx है, इस दोनों को जोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर घेर करके dx लिखेंगे और लिमिट वही देंगे a to b। बस इसका यूज करके dx को एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं। dx को छोड़ करके x बटे इतना लिख दिए और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई इतना लिख दिए, ब्रैकेट घेर दिए। dx एक बार लिखे, लिमिट वही लिखे 0 to पाई बाई 4। यहाँ पर है साइन 4 2x प्लस कॉस 4 2x, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया। तो प्लस में 2 जोड़ 5 बोलो या 5 प्लस 2 बोलो, 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2 दोनों इक्वल होगा। कहने का मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। नीचे एलसीएम के जगह पर ले लिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देश प्लस देश। यह x और यह x दोनों कट जाएगा तो बचेगा इतना। यहां पाई बाई 4 का मतलब क्या है, इसको हम समझ सकते हैं पाई बाई 4 गुने 1, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं पाई बाई 4 गुने 1। अच्छा, 1 वाला बात अगले स्टेप में देखते हैं। यह फॉर्मूला है k गुने fx, यानी k टाइम्स fx dx a टू b। k का मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर, यह कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है और यहाँ पर fx dx लिखते हैं, लिमिट वही a से b, चेंज नहीं। पाई बाई 4 कांस्टेंट नंबर है, पाई बाई 4 कांस्टेंट नंबर है, इसको हम समझ सकते हैं पाई बाई 4 गुने 1 बटे इतना, पाई बाई 4 गुने 1 बटे इतना, ऐसे समझ सकते हैं। पाई बाई 4 कांस्टेंट नंबर, पाई बाई 4 को बाहर ले लिए और 1 गुने dx लिख दिए, तो हो गया dx बटे इतना। यहां पर जो 2 है, इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू मिलेगा इतना। यहां है dx, इस dx को हम ऐसे समझ सकते हैं 1 गुने dx, कोई फर्क नहीं, काहे कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही चीज होगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 4 2x से डिवाइड करते हैं। ऊपर में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को तो 1 बट्टे cos 4 2x, और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे तो दिस प्लस दिस बट्टे cos 4 2x, तो इसका भी बट्टे cos 4 2x और इसका भी बट्टे cos 4 2x हो जाएगा। 1 बाई cos 4 थीटा sec 4 थीटा हो जाएगा, थीटा के जगह पर 2x, तो यहाँ भी 2x लिख दिए। इसी तरीके से साइन 4 थीटा बाई cos 4 थीटा tan 4 थीटा होता है, थीटा के जगह पर 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए। और यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम चीज है, कट करके 1 हो गया। इस sec 4 2x को पावर 4 है तो पावर 2 गुने पावर 2 लिख सकते हैं, यानी sec स्क्वायर 2x गुने sec स्क्वायर 2x लिख दिए। अब फार्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके आधार पर sec स्क्वायर 2x को इतना लिख दिए। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, z इज इक्वल टू tan 2x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। यह फार्मूला होता है कि y को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो
और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला नहीं हो, बल्कि u के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करने का फार्मूला हो, तो पहले इसको u के रेस्पेक्ट में कर देते हैं और फिर इसके बाद लिखते हैं गुने du/dx। उसके बाद u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही काम किए। tan 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है, तो नीचे लिख दिए d2x और नीचे जो लिखे वही चीज़ फिर ऊपर लिखे और इसको x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। यह है फार्मूला कि tan थीटा हो, इसमें एंगल के जगह पर जो थीटा है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी एंगल के जगह पर जो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो एंगल यहाँ है वही। बस इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ पर एंगल के जगह पर 2x है, 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर 2x, और कोई कांस्टेंट नंबर गुने x रहे, इसको यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो डायरेक्ट हम कांस्टेंट नंबर जो यहाँ पर है वही लिख देंगे। तो इस 2x को डिफरेंशिएट करके 2 लिख दिए। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो बट्टा में नीचे आ जाएगा, और इस dx को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा dx। हम पुट किए हुए थे z = tan 2x। जब x 0 से बड़ा रहते हुए, 0 से बड़ा π/4 से छोटा, किस इंटरवल में बात कर रहे हैं? 0 से बड़ा π/4 से छोटा, इस इंटरवल पर विचार कर रहे हैं। तो 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ, 0 से कुछ बड़ा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू हो x, तब 2x भी 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू होगा। तो tan 2x यहाँ एंगल के जगह पर जो है 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ, तो यह y = tan x का ग्राफ, एंगल 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ, तो हाइट भी 0 के तरफ, यानी y का वैल्यू भी 0 के तरफ आएगा, इसीलिए tan 2x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब x टेंड्स टू π/4 माइनस, π/4 से छोटा रहते हुए π/4 के तरफ टेंड्स टू होगा x, तब 2x 2 से इसमें गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने पर π/4 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? π/2, यानी π/2 से छोटा रहते हुए π/2 के तरफ टेंड्स टू होगा यह 2x। तो tan 2x में एंगल के जगह पर जो है यह एंगल π/2 से छोटा रहते हुए π/2 के तरफ, तो ग्राफ में π/2 से छोटा रहते हुए π/2 के तरफ टेंड्स टू होगा, तो y का वैल्यू, इस ग्राफ का हाइट इन्फिनिटी के तरफ भागेगा, प्लस इन्फिनिटी के तरफ, इसीलिए tan 2x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी जब x टेंड्स टू 0 तब tan 2x टेंड्स टू 0, और tan 2x को माने हुए हैं z, इसका मतलब है z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0। जब x टेंड्स टू π/4, ठीक है, तब tan 2x क्या है? z है, यानी z टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। i = इतना है, यह x के फॉर्म में लिखा हुआ है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसको हम z के फॉर्म में लिखेंगे और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है यह वास्तव में x का वैल्यू है कि x का वैल्यू 0 से π/4 तक वैरी कर रहा है। जब z के फॉर्म में लिखेंगे तो z का वैल्यू क्या वैरी करना चाहिए वह लिखना पड़ेगा। तो जब x 0 तब z 0, तब z 0, और जब x
π/4, तब z प्लस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी दे दिए। यह तो कांस्टेंट नंबर है, इसको ऐसे ही लिखे। जहाँ पर tan 2x है, इसके जगह पर z लिख देंगे तो यह हो जाएगा 1 + z²। और sec² 2x dx, sec² 2x dx, यह तो dz/2 के बराबर है, तो इतना के जगह पर dz/2 लिख दिए। और tan 2x के जगह पर जब z रखेंगे तो हो जाएगा z4 जोड़ 1, z4 जोड़ 1। अब हम जानते हैं कोई कांस्टेंट नंबर गुने x का फंक्शन रहे तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, 1/2 को बाहर ले लेंगे तो इतना हो जाएगा π/8, और गुने 1/2 इसको तो π/16 हम लिख दे सकते हैं। तो आगे हम लिख देंगे इसको 16। इसमें न्यूमरेटर को z² से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी, यानी हर को भी z² से। न्यूमरेटर को z² से डिवाइड तो डिनोमिनेटर को भी z² से डिवाइड। इसको z² से डिवाइड करने का मतलब है 1 भी z² से डिवाइड और यह z² भी z² से डिवाइड। तो यह हो जाएगा 1/z² प्लस z²/z² 1 हो जाएगा। और यहाँ z4/z² ऊपर में बचेगा और 1/z² यहाँ हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z² प्लस 1/z² और -2 इसमें से घटा दे और 2 जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। इस z² प्लस 1/z² -2 इसको हम z - 1/z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर इतना लिख दिए और यह तो अपना 2 है तो वही रह गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, z - 1/z को u मान लेंगे, इसको हम u मान लेंगे। अब हम इसको दोनों तरफ z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दोनों तरफ z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। 2 फंक्शन का डिफरेंस रहे, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों को इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में माइनस साइन दे देते हैं, यानी यह होता है इसके बराबर। तो इसके आधार पर इसको हम z का डिफरेंशिएशन माइनस 1/z का डिफरेंशिएशन और 1/z को तो z पर पावर -1 समझ सकते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके लिख दिए। अब यह फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करके जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और इसी फार्मूले का यूज करके जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/z² आएगा, वह माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो 1/z² हो जाएगा। यहाँ पर है du/dz 1 + 1/z², इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 1/z² को 1/z² प्लस 1, तो du/dz 1/z² प्लस 1। अब dz को इधर ले जाए और du को इधर रहने दे तो du = 1/z² प्लस 1 dz। अब π/16 नहीं लिख रहे हैं, यह लिमिट नहीं लिख रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल बिना लिमिट लगाए हुए, बिना यह कांस्टेंट नंबर लिखे हुए, यहाँ पर जो फंक्शन है और यह dz, ठीक है, इसका वैल्यू इंटीग्रेशन कौन वाला, इनडिफिनिट, इसको हम इसके जगह पर du लिख दिए, न्यूमरेटर में du, इसको हम z माने हुए हैं तो इसको z नहीं माने हुए हैं, u माने हुए हैं, तो इसको हम u² लिख दिए और +2। इस 2 को √2 का स्क्वायर समझ सकते हैं और यह फार्मूला होता है
dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a गुने tan इनवर्स x बाई ए। इस फार्मूले का यूज करके इसको इंटीग्रेट करके लिख दिए। तो यह किसका वैल्यू मिला? इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मिला। अब इस इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू इतना आया हुआ है, लेकिन इसमें u क्या है? z माइनस 1/z। तो इसमें u के जगह पर जब z माइनस 1/z लिख देंगे तो हमको इतना मिलेगा। इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल इतना। यदि fx को इंटीग्रेट करने के बाद इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बिना लिमिट वाला k गुने x का कोई फंक्शन मिले, तब यदि हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहे निकालने के लिए लिमिट a टू b, तो करते क्या है, k को बाहर छोड़ सकते हैं। यह जो gx है इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, नीचे में a लिखेंगे और ऊपर में b लिख देंगे। अब ऐसे ब्रैकेट से घेर करके ए बी लिखने का क्या अर्थ है, इसको बाद में समझाते हैं, इसको बाद में समझाएंगे। पहले यह बात समझ में आया कि इंडिफिनिट यदि इतना तो डिफिनिट ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इंडिफिनिट हमको इतना मिल रहा है, यह 1/√2 तो कांस्टेंट नंबर हुआ। अब यदि हम लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे और 0 टू प्लस इन्फिनिटी डाल देंगे। अब यदि लेफ्ट साइड में π/16 से गुना करें तो राइट साइड में भी π/16, π/16 से गुना, तो पाई से ऊपर में गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा और नीचे में 16 से गुना करेंगे तो 16√2 हो जाएगा। यानी π/16 इज इक्वल टू π/16√2 tan इनवर्स दिस लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यह क्या है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यह तो ठीक इसके बराबर नजर आ रहा है और यह है i, यानी i इज इक्वल टू इतना, i इज इक्वल टू इतना मिला हमको। इस रिजल्ट को हम लिखेंगे। यदि ऐसे रहता है fx, यह बड़ी ब्रैकेट a से b, तो इसका वैल्यू कैसे लिखा जाता है? पहले x के जगह पर b लिख देते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, फिर x के जगह पर a लिख देते हैं। इस तरीके से वैल्यू तब लिखते हैं जब a से b तक fx कंटिन्यूअस हो, a पॉइंट पर b पॉइंट पर डिफाइंड भी हो, ठीक है, और a से लेकर के b तक कंटिन्यूअस हो। लेकिन ऐसा हो कि a पॉइंट पर कर्व टूट रहा हो या b पॉइंट पर कर्व टूट रहा हो, लेकिन a से बड़ा b से छोटा, इस बीच में कर्व नहीं टूट रहा हो, या a पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा हो या b पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा हो, लेकिन a से बड़ा b से छोटा में कहीं अनडिफाइंड नहीं और कर्व कंटिन्यूअस, तब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यदि हमको पहले से पता नहीं है कि कर्व कंटिन्यूअस है या नहीं, कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन इतना एश्योर है कि a से बड़ा b से छोटा में निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस, a पॉइंट पर क्या b पॉइंट पर क्या कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसका यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करके आगे लिखेंगे, ठीक है। या तो लिखेंगे इसका वैल्यू, इसके पहले रहेगा π/16√2, तो वह तो अपना लगा हुआ रहेगा। इसका वैल्यू इस फार्मूले के आधार पर अगले स्टेप में हम लिखेंगे। तो इसको हम उस पहले जो बतलाए हैं उस फार्मूले का यूज करके इतना लिख दिए, यानी i इज इक्वल टू इतना मिला। अब इसको हम ऊपर नोट कर लेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले इसका लिमिट ऑफ z टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ जो लिखा हुआ है इसका लिमिट, जब z टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जब z टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो z माइनस 1/z में z के जगह पर जब प्लस इन्फिनिटी रखेंगे
तो प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 बाई प्लस इन्फिनिटी, 1 बाई प्लस इन्फिनिटी 0, और प्लस इन्फिनिटी माइनस 0 प्लस इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब z माइनस 1 बाई जेड टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, z माइनस 1 बाई जेड टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। और जब इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो यह √2 से डिवाइड हो जाएगा, और इन्फिनिटी बाई √2 इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इतना, tan इनवर्स इतना, इतना का मतलब क्या, tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देख रहे हैं, जब x एक्सिस पर इन्फिनिटी के तरफ बढ़े तो y का वैल्यू यानी कर्व का हाइट π/2 के निकट से निकट पहुंचने का टेंडेंसी रख रहा है, इसको टच कभी नहीं करता है लेकिन इसके निकट से निकट आते जाता है। तो इसमें x के जगह पर जब टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो रिजल्ट टेंड्स टू π/2, तो इसीलिए tan इनवर्स इतना हो जाएगा π/2, यानी इसका लिमिट मिलेगा हमको π/2, इसका लिमिट हमको क्या मिलेगा π/2। जब z टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, यानी राइट साइड से 0 के तरफ टेंड्स टू हो रहा। जब z टेंड्स टू 0 प्लस तो क्या हो जाएगा, 0 z के जगह पर 0 जरा रखो दिमाग में, 0 माइनस 1/, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 रखने पर तो अनडिफाइंड, लेकिन 0 से बड़ा रहते हुए 0 के निकट पहुंचेगा तो यह प्लस इन्फिनिटी के तरफ भागेगा, और 1/z प्लस इन्फिनिटी के तरफ, इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो फाइनली 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि माइनस इन्फिनिटी हुआ। अब z माइनस 1 बाई जेड माइनस इन्फिनिटी के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, तो इसको अगर हम √2 से डिवाइड करें तो इधर भी √2 से डिवाइड होगा, और माइनस इन्फिनिटी बाई √2 माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगा। अब इधर अगर हम tan इनवर्स ले लें तो वह होगा इधर वाले का tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर यह चीज़ जो है यह तो माइनस इन्फिनिटी के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, और x एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी के तरफ चले तो कर्व का हाइट यानी y, कर्व का हाइट माइनस π/2 के तरफ पहुंच रहा है। इस माइनस π/2 वाला जो लाइन नजर आ रहा है ऐसे x एक्सिस के पैरेलल, इसको टच कभी नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं इस माइनस π/2 के निकट से निकट आते जाता है, यानी हाइट माइनस π/2 के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो कर रहा है, यानी tan इनवर्स इतना माइनस π/2 के तरफ टेंड्स टू होगा, तो यह लिमिट माइनस π/2 मिलेगा। यह लिमिट का मतलब क्या है, माइनस साइन छोड़ करके सिर्फ इतना, इतना माइनस π/2, इसके पहले माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हम अभी सिर्फ इसका वैल्यू लिख रहे हैं माइनस π/2, इसके पहले जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस लिखेंगे, मिटा करके लिखते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू π/16 √2, इसका वैल्यू π/2 माइनस इसका वैल्यू माइनस π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और π/2 को जोड़ेंगे तो पाई मिलेगा, दैट इज इक्वल टू π/16 √2 टाइम्स पाई को पाई से गुना करेंगे तो π²/16 √2, यानी आई का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा था, आई का वैल्यू हम निकाल दिए।